वो टाइम पे सचिवालय पहुंचते हैं, रोज जाते हैं, जो केजरीवाल साल में भी एक बार नहीं जाते। कांग्रेस की अपनी मजबूरी, गांधी खानदान की कोई न कोई सपूत को या कुपूत को या रिलेटिव को या जो गांधी खानदान से जुड़ा है उसी को आगे रखना है। बात यह है कि कौन इस विचारधारा को पोषित कर रहा है, कौन उसको पानी डाल रहा है, कौन उसको उकसा रहा है। कन्हैया कुमार ने बोला था तो राहुल गांधी क्यों मिलने गए? राहुल गांधी ने उनको कहा बहुत अच्छा किया तुमने। राहुल गांधी ने कहा मैं मिलके आता हूँ सबसे। बाद में कन्हैया कुमार को दिल्ली में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को टिकट दी। बिल्कुल। और अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने सपोर्ट भी किया। मोदी और अमित शाह जी के तुम्हारी कमी खुदेगी। क्या हिम्मत है भारत के अंदर, होना चाहिए क्या? आप भी पत्रकारिता महसूल से कर रही हो जी। अब इनको क्या राहुल गांधी को दिखता नहीं है या अरविंद केजरीवाल को दिखता नहीं है कि वो एक ट्विटर लिखे कि ये नारे भारत में नहीं लगेंगे? अदिति मिश्रा जेएनयू की प्रेसिडेंट है, बिल्कुल ब्राह्मण है, बिल्कुल, और उन्हीं की पार्टी लिख रही है ब्राह्मण जाओ। सच में है कि नहीं है, बुद्धि है कि नहीं? आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका देशवाणी में। और दोस्तों, आज के खास शो में फिर से शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हमारे साथ हैं। दिल्ली में जो है वो पारा थोड़ा नीचे गया, पारा गिरा, लेकिन सियासत जो है वो गर्म हो गई। मतलब इस तरीके के वीडियोस वायरल होने लग गए। आम आदमी पार्टी जो मीम्स बना रही है, उसके बाद जो है सीएम रेखा गुप्ता रोने लग जाती हैं। सीधा जो है वो सवाल ही पूछ लेते हैं, क्योंकि जवाब मैं जानती हूँ कि बखूबी उन्होंने जो है वो अपने मन में तय कर लिया होगा। शुभेंदु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार। तो समझ तो आप गए होंगे कि मेरा सवाल जो है वो क्या होने वाला है। सीएम रेखा गुप्ता, मतलब सवाल ये है कि जब सीएम केजरीवाल थे तो उनके ऊपर भी बहुत सारे मीम्स बनते थे, उनको तरह तरह से जो है वो कॉमेडी के तरीके से, हर तरीके से उनको वो किया जाता था, लेकिन रोने वाला किस? सीएम रेखा गुप्ता भावुक हो गई, मुझे चोट लग रही है, मेरे दिल में जो है वो दर्द होता है इस चीज से, मेरे मीम्स बनाए जा रहे हैं, जुबान किसी की भी फिसल सकती है। क्या मानते हैं? नमस्कार आशा जी, आपके आज इस एपिसोड पे जो आपका पहला प्रश्न है जी, वो ये है कि रेखा जी क्यों इमोशनल हो गए जी। जो व्यक्ति बड़ी ईमानदारी से काम करता है, जो व्यक्ति दिन रात काम करता है, दिन रात जिस व्यक्ति ने दिल्ली को जो 27 सालों में एक स्लम बनाने की कोशिश की गई थी, उसको वापस विकसित बनाने का जो प्रयास कर रहा है जी। और ऐसे में जब वो दिन में लगभग 100-150 प्रोग्राम को अटेंड करती हैं, जगह जगह जाना होता है और कई बार कोई शब्द गलत बोल गई, उसको लेके आम आदमी पार्टी का मीम बनाना, उनके पत्रकारों का, उनके प्रवक्ताओं का उसको बोलना, फिर उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, मेरे को लगता है ये एक राजनीति में एक नई न्यूनता आई है। मीम बन जाते थे, लोग बना लेते थे, पर उस बातों को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, कहीं उन्होंने नेताजी सुभाष बोस की जगह पे नेताजी सुभाष प्लेस बोल दिया जी, उनके बगल में ही है। हो सकता है हमसे भी कई बार गलती है, प्रवक्ता हूँ, गलती किसी से भी होती है, शब्द आगे पीछे हो जाते हैं। इंटेंशन क्या है ये समझना चाहिए, और वो कोई बाहर का कोई ये सोशल मीडिया का कोई एजेंट बनाए तो ठीक है, पर जब ये आम आदमी पार्टी या उसके प्रवक्ता या उनके नेता अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें करते हैं, तो मेरे को लगता है राजनीति की न्यूनता और मानसिक विकलांगता की आ जाती है। लेकिन पोस्टर की अगर बात करें तो बहुत सारे बीजेपी काफी टाइम से जो है वो दिल्ली में पोस्टरबाजी कर रही है, पोस्टर बना बना के रोज का भेजती है। आज का ये सबसे बड़ा एक अलग चीज है, वो भी मीम्स के द्वारा ही बनाया जाता था, केजरीवाल को तरह तरह के उसमें दिखा के। केजरीवाल ने कभी कोई गलत चीज बोली हो, गलत बोल गए हो गलती से, भारतीय जनता पार्टी ने कभी मीम नहीं बनाया। ये एक राजनीतिक शुद्धता होती है। एक आदमी को एक 20 मिनट के लिए लेक्चर में कोई एक
शब्द बोल गया या कोई गलत इंफॉर्मेशन दे गया, उसका इंटेंशन क्या कहने का है ये समझना चाहिए विषय के ऊपर। जब ज्यादा लोगों ने, क्योंकि ये हताशा तो हुई है केजरीवाल जी, अभी भी जो केस हुआ जिसमें अतिशी जी ने गुरुओं का सम्मान करने की जगह पे उनका अपमान किया, और जिस दिन अपमान किया उसके बाद से वो विधानसभा छोड़ के भाग गई हैं और जवाब देने को तैयार नहीं है। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा आम आदमी पार्टी ने वो प्रोटेस्ट रखा, और आप सोचो 22 एमएलए में से 1 एमएलए थे खाली, संजीव जी, 21 एमएलए तक नहीं थे। तो ये उनकी एक राजनीतिक हार जो हुई है उसके कारण एक हाई लेवल की हताशा है और उसके परिणाम है। मेरा ये कहना है कि राजनीति करिए, यदि दिल्ली का विकास रेखा जी कर रही हैं सभी पॉजिटिव चीजों पे, हमारी विपक्ष की पार्टियों, चाहे वो कांग्रेस जिसके कोई कैंडिडेट नहीं है वहां पे विधानसभा में कोई विधायक नहीं है, वो भी, और आम आदमी पार्टी के भी जो 22 वो हैं, उनको एक सकारात्मक भूमिका में दिल्ली में की रेखा गुप्ता जी की सरकार के साथ काम करके दिल्ली को अच्छा बनाना चाहिए। जनता याद रखे जी। आपने कहा कि 16-17 घंटे जब कोई व्यक्ति काम करता है तो उसकी जो है वो तारीफ होनी चाहिए। आपने जैसे कि सीएम रेखा गुप्ता, सूत्रों के हवाले से हमें जो वो खबर पता चली थी कि सीएम रेखा गुप्ता जब सुबह 10-11 बजे पहुंचती हैं तो जाते ही सबसे पहले कहती हैं कि मेरा जो है वो मन कर रहा है आज कि कुछ चटपटा सा खाया जाए, छोले भटूरे खाने का। तो उसके बाद छोले भटूरे आते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी देर में दिल कर रहा है कि वहां के समोसे खाए जाएं, तो वहां के समोसे आ जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद सूप पीने का मन करता है, फिर कुछ मीठा खाने का मन करता है। तो बताया कि शाम तक जो है वो सीएम रेखा गुप्ता सिर्फ बाहर से जो है खाने की चीजें मंगवाती रहती है। तो काम कब हो रहा है? बिल्कुल बकवास बात है ये। मैं कई बार सचिवालय में उनके साथ रहा और कई घंटे रहा, कई चर्चाओं पे, कई विषयों के ऊपर। सचिवालय के अंदर एक कैंटीन है, उस कैंटीन के अंदर कुछ बनता है तो वो आ जाता है, चाय कॉफी और बिस्किट के अलावा। मैंने कभी कोई स्पेशल चीजें सचिवालय के बाहर से आए हुए चीजों को नहीं देखा है। तो कोई ऐसे कह रहा है तो गलत है। दूसरी बात जो आपने कही, वो टाइम पे सचिवालय पहुंचते हैं, रोज जाते हैं, जो केजरीवाल साल में भी एक बार नहीं जाते थे। समझिए ना आप क्या कहना चाहता हूँ। केजरीवाल कभी भी वहां नहीं जाते थे, वो अपने सीसमेल से ही हैंडल करते थे सब चीजों को। तो अच्छी बात है कि रोज ऑफिस जाना, टाइम पे जाना और देर रात तक निकलना। आपने तो एक जो चौकीदार है जो समय सबका चेक करता है घड़ी लिखा के, है ना, तो वो आपने देखा रात को 8 बजे, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे निकलते हुए और वो सब चीजों को उसी दिन कंप्लीट करती हैं। जो फाइलें होती हैं, जो पेंडिंग इश्यूज होते हैं, उनको वो बहुत रेगुलर बेसिस पे सेम डे में काम खत्म करने की कोशिश करती हैं जो उनके टेबल पे आते हैं। मेरे को लगता है इस तरीके की बात कहना किसी को भी शोभा नहीं देता। जी, चलिए सवाल ले लेते हैं रामाभद्राचार्य का। पिछले दिनों जो है वो लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि रामाभद्राचार्य अगर धर्म गुरु हैं तो फिर उन्हें धर्म गुरु बन के रहना चाहिए। वो राजनेता बन रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता बन जाते हैं। हाल ही में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष से हटा देना चाहिए। काफी बवाल हुआ इस जो है मुद्दे के ऊपर में। आपको क्या लगता है कि रामाभद्राचार्य को ये राजनीतिक बातें करनी चाहिए? देखिए, जब भी देश के ऊपर कोई संकट आता है या देश का विकास तेजी से करना होता है तो ये धर्म गुरुओं का एक बहुत बड़ा अपना एक कार्य रहता है कि वो धर्म के साथ साथ राजतंत्र को भी दिशा दें। राम के दरबार में बहुत सारे ऋषि महर्षि रहते थे, राजाओं के पास रहते थे, और ऐसे ही आपने चाणक्य का भी नाम सुना। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने देश को, भारत को एक दिशा देने का काम किया। भद्राचार्य जी उसी संदर्भ में उन्होंने जो कहा कि जिस तरीके से एक नेता प्रतिपक्ष होना चाहिए, उनकी बातों को ऐसा समझे आप कि विपक्ष बहुत कमजोर है राहुल गांधी को लेकर, तो बीजेपी को तो डरना ही चाहिए। बीजेपी कहाँ डर रही है? वो एक संत का कहना है कि विपक्ष और मजबूत होना चाहिए। तो राहुल गांधी की जगह पर यदि कोई और मजबूत आदमी नेता विपक्ष होगा तो शायद जो हमारा लोकतंत्र है वो मजबूत से रहेगा। ये विषय उन्होंने कहा। कांग्रेस ने उसको
कि अब कांग्रेस की अपनी मजबूरी गांधी खानदान की कोई ना कोई सपूत को या कुपूत को या रिलेटिव को या जो गांधी खानदान से जुड़ा है उसी को आगे रखना है। कांग्रेस की अपनी जो पार्टी है उसको कांग्रेस का नाम बदलकर उसका नाम गांधी पार्टी कर देना चाहिए, वो अच्छा रहेगा। कांग्रेस नाम बहुत पुराना हो गया। गांधी जी ने भी कहा था कि जब आजादी मिल जाए तो ये पार्टी को खत्म कर दें। अब उस समय नहीं खत्म किया इन्होंने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, और इन्होंने तो अब खत्म कर दें, क्योंकि चालू किसने किया था सबको मालूम है, ह्यूम साहब ने। बंद कौन करेगा ये भी सबको मालूम है। आपका इशारा मैं समझ रही हूँ कि आपका इशारा कहाँ पे है। तो मैं ये आप नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कांग्रेस का नाम जिस तरीके से हर चुनाव हार रहे हैं, पिछली बार हमने आपको एक खानसामा वाली भी कहानी सुनाई थी, है जिस तरीके से लगातार हार रहे हैं, कांग्रेस यदि गांधी परिवार के साथ जुड़ी रहेगी तो उसका विनाश पक्का है। और एक प्रसाद यदि वो सरवाइव करना चाहती है तो कांग्रेस को नए नेताओं को लेके आना चाहिए जो राष्ट्रवादी नेता हो, जो गांधी परिवार के प्रेशर से, गांधी परिवार के प्रभाव से दूर रहे। और यदि नहीं कर पाती तो कांग्रेस को अपना नाम बदल लेना चाहिए। गांधी जी ने जो कहा था 1947 के बाद, आजादी के बाद कांग्रेस को बंद करना, तो कम से कम अब बंद कर दें, वरना 2047 तक कांग्रेस ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। नहीं, देखिए जनता के बीच में जो है वो प्यार और सौहार्द बढ़ रहा है। अगर बात करें, राहुल गांधी ने यहाँ से रायबरेली के लिए कंबल जो है राहत सामग्री भेजी रायबरेली के। लोग जो है वो काफी खुश हैं कि राहुल गांधी जो सरकार को, जो मौजूदा सरकार है उसे सोचना चाहिए, वो राहुल गांधी सोच। आशीष जी, मैं पीतमपुरा रहता हूँ और पिछले 10 दिनों में लगभग 20 कार्यक्रम कंबल बांटने के यही हो गए। जो गरीब लोग हैं, जो यहाँ पे जिनका छोटा सा बिजनेस है, वो भी निकाल के, कुछ बुजुर्ग लोगों ने सब लेकर के यहाँ के लोगों को कंबल बांटा है। तो कंबल यदि राहुल गांधी ने रायबरेली भिजवा दिया है तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। यदि वो मानते हैं तो मानते रहे, उनका सोच है। हर व्यक्ति को अपनी विधानसभा या अपनी लोकसभा का ध्यान रखना चाहिए, वो भी ध्यान रख रहे हैं, वरना बच्चे कुछ जो सीटें हैं वहां से भी जाएंगे जल्दी। राहुल गांधी ने बीजेपी को लताड़ लगाई। धामी से बहुत बड़ा सवाल जो है वो किया उत्तराखंड में, जिस तरीके से अंकिता भंडारी के साथ हुआ, और कहीं ना कहीं बीजेपी के किसी बड़े वरिष्ठ नेता का जो है वो उसमें जो वो नाम आ रहा है, जिसके लिए लगातार आप देख रहे होंगे वहां पे भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लगातार वहां पे धामी सरकार से सवाल किए जा रहे हैं। तो राहुल गांधी भी सवाल उठा रहे हैं कि सुरक्षा और न्याय आखिर जो है वो बीजेपी क्यों नहीं देना चाहती, क्यों छुपाती है ऐसे लोगों के चेहरे जो वाकई में ही नासूर बन चुके हैं। अच्छा, कोई एक इंसिडेंस हुआ, उस इंसिडेंस के बाद इमीडिएटली एक्शन हुआ, जो लोग उसमें जिम्मेदार थे उनको पकड़ा गया, जिस परिवार से जुड़े हुए थे उनको पार्टी से निकाला। बीजेपी नेता का नाम है कि नहीं है, शुभेंदु जी सवाल ही है। निकाल दिया गया। जो एमएलए का नाम है उसको पार्टी से निकाल दिया गया, और उसका जो रिजॉर्ट था उसको लगभग 24 घंटे 48 घंटे 6 दिन के अंदर बिल्कुल खत्म कर दिया गया। आप सोचिए, उसके बाद जब इनकी ये मांग आई, कोर्ट में भी गया मैटर, कोर्ट ने भी बताया कि जितनी भी सबूत हैं वो सब सबूतों के हिसाब से जांच चल रही है और कोर्ट के अंदर केस चल रहा है। खुलासा क्यों नहीं कर रहे? जिस बड़े नेता का नाम है भाई, बड़े नेता, वो बड़ा नेता जिसका नाम आ रहा है, नाम नहीं लेना चाह रही हूँ यहाँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बीजेपी जब तक ये तय ना हो, यदि किसी को कोई सबूत है। क्या उस दिन वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे? मैं कह रहा हूँ जब तक वो सबूत नहीं है, कोर्ट ने भी इस पे स्टेटमेंट दिया है कि जो लोग थे जिन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि हमने उसमें मर्डर किया है या जो बात करी है उस पर जांच हो रही है। और बाद में भी जब ये विषय आया तो खुद धामी साहब ने कहा है कि इसकी जांच सीबीआई से करा लो। मैं कहता हूँ कि जांच होनी चाहिए। कोई कल को आपको कह दे कि आपने मर्डर किया तो आप क्या कहोगे? भाई जांच करा लो, मेरा नाम हो तो फांसी चढ़ा दो, यही करोगे ना। पर जब तक नाम क्लियर नहीं होता है, शुभेंदु जी, बिना आग के धुआं नहीं होता। ऐसा नहीं है। आजकल पॉलिटिक्स के अंदर जब आदमी सीधे तरीके से नहीं हरा सकता है तो गलत तरीके से हराने की कोशिश करता है, और पॉलिटिक्स का स्तर वो पुराना वाला नहीं रह गया। आशा बहुत खराब हो गया है, कोई भी कर सकता है।
इसलिए हम सब लोगों को बड़ी इन सब विषयों को लेके बड़ी सजगता के साथ, बड़े मनोबल के साथ कि भाई यदि जांच होती है तो जांच होनी चाहिए, जांच को कहीं नहीं रुकना चाहिए, और किसी के पास कोई प्रूफ है तो जाके कोर्ट में मैटर है वहां पर प्रस्तुत कर दे। वो नहीं करता, और यदि करेगा कोर्ट भी सुनवाई करेगी, कोर्ट और किसी भाजपा या कांग्रेस की भी ना होती। जी, ओवैसी के ऊपर आ जाते हैं। ओवैसी को लेके ये भी कहा जाता है कि ओवैसी जो है वो बीजेपी पार्ट 2 है, कि वो मतलब इस तरीके से काम करते हैं कि फायदा जो है वो बीजेपी को होता है। लेकिन अभी जो है वो एक बयान सामने आया, लेकिन मैं उससे पहले दोस्तों एक पुराना बयान जो है मैं आपको दिखा देती हूँ कि एक बार जो है वो राहुल गांधी भी कहीं पे गए थे सभा में, तो उनसे एक मुस्लिम महिला ने पूछा था कि देश का पीएम कोई जो है वो मुस्लिम क्यों नहीं था, तो उस वक्त भी राहुल गांधी ने जवाब दिया था। और हालांकि राहुल गांधी ने अब भी इसके ऊपर जो है वो सवाल खड़ा किया, बीजेपी चुप है। लेकिन ओवैसी का ये बयान कि बहुत जल्द जो है बुर्के वाली पीएम देश को मिलेगी, क्या कहेंगे इस बयान पर? देखो, यदि ओवैसी साहब इस तरीके के स्टेटमेंट ना दें तो वो मीडिया में कैसे रहें? देश विकसित भारत की ओर चल रहा है। जिस तरीके से ईरान और इराक में देख रहे हैं लोग अपना बुर्का हवा में उछाल के मुक्त हो रहे हैं, भारत में भी कोई भी प्रधानमंत्री बुर्के वाला हो, बिना बुर्के वाला हो, जीन्स वाला हो, कोई भी नाम हो, नाम उसका आशा शर्मा ही क्यों ना हो, कोई भी बन, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, कोई भी बन, जी जी जी, जब एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है उसका कपड़ों से, तो उसने जीन्स पहनी है कि बुर्का पहना है, किसी को लेना देना नहीं। परंतु ओवैसी की राजनीति एक मुस्लिम परस्त राजनीति है, इसलिए उन्होंने कहा कि बुर्का वाली होना चाहिए। पर उससे पहले मैं ओवैसी साहब को आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि ओवैसी साहब, पहले बुर्का वालों को आप पढ़ाओ, बुर्का वालों को आप आगे लाओ, समाज में उनका विकास कराओ, उनके साथ जो मुस्लिम समाज में उनके साथ जो घटना घटी है बहुत बार, जैसे पहले ट्रिपल तलाक की टाइप का था और बहुत सारी और सारी चीजें, उनसे यदि उनको मुक्त कराओगे तो जरूर इस देश का विकास होगा, और इस देश के विकास में कोई भी महिला, कोई भी पुरुष प्रधानमंत्री बन सकता है या और भी बड़ी पोस्ट पे जा सकता है। आपने कहा ओवैसी जो है वो मुस्लिम परस्त जो है वो नेता है, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं शुभेंदु जी, जब अभी जो है बांग्लादेश में जिस तरीके के हालात जो है वो देखने को मिले, हिंदुओं को जो है वो मारा जा रहा था और महिलाओं के साथ भी जो है वो घटनाएं सामने आई, ओवैसी वो नेता थे, मुस्लिम होने के नाते उन्होंने लगातार विरोध किया, सरकार से लगातार जो है वो कोई ना कोई कदम उठाने की कोशिश की कि किस तरीके से बांग्लादेश से जो है वो हिंदुओं को बचाया जा सकता है, उन्हें लाया जा सकता है। भाई मैंने कब कहा कि ओवैसी साहब भारतीय नहीं? लेकिन आपने ये कहा ना कि मुस्लिम परस्त हैं तो उनकी सोच, उनकी विचारधारा अलग हो गई। मुस्लिम परस्त होना अलग बात है, भारतीय होना अलग बात है। ओवैसी साहब एक भारतीय हैं, और यदि उन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बात कही है तो उन्होंने भारतीयों के लिए कही है। और जो भारत सरकार को जो उन्होंने कहा है, भारत सरकार ने भी बहुत बड़े स्टेटमेंट्स और बहुत स्ट्रांगली, चाहे वो मैच खेलने की बात हो, चाहे उनके खिलाड़ी को आईपीएल में हटाने की बात हो, सब चीजें जो हम कर सकते हैं हम कर। रेल अधिकारियों की अब ड्रेस जो है अंग्रेजों के टाइम पे जो चलाई गई थी वो हटा दी जाएगी, वैष्णव ने कहा। क्यों ऐसे बदलाव जो है, मतलब आगे बढ़ने का, विकास का कार्य कम हो रहा है, बदलाव की राजनीति ज्यादा हो रही है, नाम बदल दो, जगह बदल दो, ड्रेसें बदल दो, इस तरीके से ये वाला कानून बदल दो, मनरेगा को हटा के जो है जी राम जी कर दो, तो मतलब बदलने की राजनीति। देखिए, बदलाव ही जीवन है। हाँ, हमने जो भी भारत की दास्तां, जो गुलामी की दास्तां है, उसको हम सबको याद रखनी चाहिए, और जो गुलामी की निशानियां हैं उसको खत्म करना चाहिए। भारत की रेल कैसी थी 2014 से पहले, प्लेटफॉर्म पे सुबेरे जाओ तो पूरी गंदगी फैली होती थी, गाड़ियां केवल एक लाल रंग की चलती थी,
अब क्या है, कलरफुल गाड़ियां हो गई हैं, गाड़ियां भी बड़े स्तर की हो गई है, वंदे भारत, और दुनिया भर के मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ चल रही है, अंदर की सीटें बहुत अच्छी हो गई। तो सब बदल गया है, देश बदल रहा है, तो टीटी साहब की ड्रेस क्यों नहीं बदलनी चाहिए? और यदि वो काला कोट है जो वकील लोग पहनते हैं, तो काला कोट की जगह पे एक बढ़िया सा कोई केसरिया कोट क्या बात है। या कोई हरा कोट, मैं अभी आने ही वाली थी इसके ऊपर, केसरिया और भगवा रंग जो है सुन तो लीजिए, तुम लेके आएंगे। बोला ही नहीं पूरी बात। हाँ। या कोई हरा कोट, ये हरा तो अब मजबूरी है, मैंने बोला ना, हमने उसी तरह बोला। ये तो मजबूरी आ गई अब, हरा अब कोट हरा है, सफेद कोट है, सभी रंग है, उसी रंग से किसी को परेशानी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में केसरिया के साथ व्हाइट और व्हाइट के साथ हरा रंग भी है। कोई भी कलर हो, जो कोर्ट के लिए कलर है, वकीलों के लिए कलर है, उसको टीटी पहन के घूमता रहे, अच्छा नहीं लगता। अच्छी चीज है, महिलाएं भी आजकल टीटी हो रही है, वो भी अच्छे ब्यूटीफुल तरीके से पहने, तो एक नया सुझाव है, तो हम सब लोगों को उसका सम्मान करना चाहिए। हर बात क्या निकल रहा है, भारत की इंसानी बदल रही है, उसको भी अच्छा लगेगा, टीटी एक नए कलर का कोट पहने हुए मिलेगा। सबसे बड़ा मुद्दा जो अगर इस वक्त हाल ही में जो वो देखा गया, जेएनयू बनाम व्यू, क्या कहेंगे? बड़ा दुख का विषय है ये विषय, कोई इंसिडेंट नहीं है, ये विचारधारा है। इस विचारधारा को अभी ही कुचल देना चाहिए। कैसे बोल रहा हूं, मैं खाली कुछ सेंटेंस बोलूंगा, आपको समझ में आएगा। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। कश्मीर को आप अलग देश बना दो, भारत से अलग कर दो, कौन बोल रहा है? और ये अभी लेटेस्ट में आप सुनो क्या लिखा गया। ये तो कन्हैया कुमार और ताहिर, कन्हैया कुमार और शर्जील इमाम और लोगों ने बोला था, वो जेल में भी है। पर अभी क्या लिखा गया, ब्राह्मण कैंपस छोड़ो, ब्राह्मण कैंपस छोड़ो, ब्राह्मण बनिया कैंपस छोड़ो, हम आ रहे हैं, तुमको देख लेंगे, जय भीम, भगवा जला देंगे, ये नारे अब लिखे गए। बिल्कुल। आप सोचो, पहले तो कुछ ऐसा नारे लगाए जा रहे थे जिसमें ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं पाकिस्तानी उसके अंदर कनेक्ट आता था, और अब जो आ रहा है वो हिंदुओं को बांटने का है। एक जगह लिखा है जय भीम, एक जगह लिखा है ब्राह्मण कैंपस छोड़ो, या बनिया, ब्राह्मण और बनिया कैंपस में नहीं रहो। क्या लगता है कौन सी विचारधारा है? जेएनयू में पढ़ने के लिए क्या वो व्यक्ति ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र नहीं हो सकता? कोई भी हो सकता है, कोई भी। जो विचारधारा पैदा की जा रही है, पोल्यूशन पे लोग बैठे थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उसमें क्या लग रहा था, हिडमा यदि जय होगी तुम अमर रहो। तो ये जो विचारधारा है, वो विचारधारा की लड़ाई है। कल विवेकानंद जी का जन्मदिन था, भारत को विवेकानंद जी की जन्मदिन से चलना चाहिए, विवेकानंद जी की विचारधारा से चलना चाहिए, या इस तरीके की मौवादी विचारधाराओं से? लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये हिंदू मुस्लिम बीजेपी के आने के बाद, नहीं, मैं आपको बताता हूँ, एक बार फिर से, दो पंचायतों के बाद जो है ये बड़ा है, कम नहीं हुआ। बड़ा कंफ्यूजन है। अतिशी मार्लेना सीएम रही, उनका नाम मार्लेना कहाँ से आ गया? हमने तो कभी सरनेम सुना नहीं। आतिशी सिंह मार, हाँ, सिंह बाद में लगाया उन्होंने। मार्लेना कहाँ से आया? मार्क्स कम्युनिस्टों के बड़े नेता रहे होंगे किसी और देश के, और दूसरे लेनिन, मार्क्स और लेनिन को मिला के मार्लेना नाम रख लिया उनके पिताजी ने, और उन्होंने बाकायदे उसका नाम चेंज कराया। बाद में चुनाव आया तो लगा कि इससे कुछ वो कहीं दिक्कत ना आए, तो उन्होंने हटा के विजय सिंह लगा लिया। विजय सिंह उनके पिताजी हैं। स्टालिन जो रशिया के सबसे क्रूर नेता वो रहे होंगे, राजा रहे होंगे, उनके जमाने में कहा जाता है कि 20 लाख लोगों को उन्होंने हत्या करा दी थी, जिसको खुद लेफ्ट के लोग अपना पूर्वज नहीं मानते हैं और उनके विषय में ज्यादा बात नहीं करते हैं। उनकी मैगजीन के एडिटर है
भारत में उसका प्रचार करने के लिए कौन? विजय सिंह, उनकी पत्नी तप्ता वाही, वो भी उन्हीं के साथ। और ये कौन लोग हैं जिन्होंने अफजल गुरु की फांसी के लिए बिल्कुल याचिका दी थी कि इनको फांसी नहीं लगनी चाहिए। बात विचारधारा की है ही नहीं, बात यह है कि कौन इस विचारधारा को पोषित कर रहा है, कौन उसको पानी डाल रहा है, कौन उसको उकसा रहा है। कि कन्हैया कुमार ने बोला था तो राहुल गांधी क्यों मिलने गए? राहुल गांधी ने उनको कहा बहुत अच्छा किया तुमने, राहुल गांधी ने कहा मैं मिलके आता हूं सबसे। और बाद में कन्हैया कुमार को दिल्ली में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट दिया। बिल्कुल। और अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने सपोर्ट भी किया, कोई आदमी उनके अगेंस्ट में नहीं खड़ा किया। तो मेरा मानना है कि ये सब चीजें, विचारधारा किसी बच्चे की आप दूषित कर सकते हो। बहुत सारे लोग लगे हैं, जेएनयू तो उसका घर है, तो राष्ट्र विरोधी विचारधारा है, और उसको पोषित कौन कर रहा है? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोग। इसलिए मैं कहता हूं कि उस समय से लेके आज तक, कन्हैया कुमार के केस से लेके आज तक किसी ने एक ट्वीट नहीं किया राहुल गांधी ने कि इन्होंने गलत किया, गलत बोल रहे हैं, जिसमें नारे पे लगाया गया मोदी और अमित शाह जी के तुम्हारी कमी खुदेगी। क्या हिम्मत है भारत के अंदर? होना चाहिए क्या? आप पत्रकारिता वर्षों से कर रही हो जी। और इनको क्या राहुल गांधी को दिखता नहीं है या अरविंद केजरीवाल को दिखता नहीं है कि वो एक ट्विटर लिखे कि ये नारे भारत में नहीं लगेंगे? सबसे पहले सब लोग भारतीय हैं, पर ये लोग क्या कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जो लोग भी, चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे वो नक्सलवादी हो, यदि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तब भी हमारा विपक्ष मानसिक विकलांगता की स्थिति को लेते हुए उनके साथ खड़ा। ये दुख है। और मेरा कहना है ऐसे लोगों के फन उठते ही कुचल देना चाहिए, हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए उस मानसिकता को। अदिति मिश्रा जेएनयू के प्रेसिडेंट है, बिल्कुल ब्राह्मण है, बिल्कुल, और उन्हीं की पार्टी लिख रही है ब्राह्मण जाओ, सोच में है कि नहीं, ये बुद्धि है कि नहीं? कौन कहता है ये पढ़े लिखे लोग? और यदि कोई कहता है कि ये पढ़े लिखे लोग हैं तो हमें दुख है कि यदि इस तरीके की चीजें जेएनयू में पैदा हो रही हैं, इस तरीके के कीड़े, शब्द बोल रहा हूं, ये सब कीड़े भारत के विकास की जड़ों में दीमक की तरह काम कर रहे हैं। जी। जहां पर हम छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बीच में हम नक्सलवाद से प्रभावित हैं, उनको खत्म करने की बात मार्च तक करते हैं, इनको उससे पहले खत्म करना चाहिए। वो तो बेचारे लड़ रहे हैं, उनको तो पढ़ाई लिखाई नहीं है, उनको समझ नहीं है। ये पढ़े लिखे लोग, चाहे जेएनयू के हो या वो डॉक्टर्स हो जिन्होंने लाल किले पे अटैक किया था, है क्यों, फन को कुचलने का काम सरकार को करना चाहिए और जरूर करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शुभेंदु जी, बहुत अच्छे से जो है वो आपने अपनी जो है वो विचार, अपनी बात को रखा। तो दोस्तों, तमाम हाल फिलहाल के मुद्दों के ऊपर जो है वो हमने बात की, चर्चा की। सहमत हैं आप लोग? हमें कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। कोई सवाल हो वो हमें कमेंट सेशन में आप लिख सकते हैं, जो कि हम शुभेंदु जी से अगले सेशन में, अगले पॉडकास्ट में जरूर रखेंगे। तब तक के लिए